हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 की, जो कि सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे संबंधित अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें आप लोगों को 4 वीडियो दी गई है और उसी 4 वीडियो में आप लोगों के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए गए हैं। लेकिन आप लोगों के इस पेपर में कुछ ट्रू फॉल्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन या इससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन का ये मैराथन आप लोगों का वीडियो रहेगा, तो इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर इसको आप लोगों ने 2-4 बार पढ़ लिया तो फिर आप लोगों को ट्रू फॉल्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देखा है और तो आप लोग इस चैनल पे विजिट करते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके साथ ही इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोगों को इकट्ठा सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और मूल्य प्रदान करके व्यक्तियों को जीवन के लिए तैयार करना है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करके क्या व्यक्तियों को जीवन के लिए तैयार करना है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि आप जानते ही हैं शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि वो ज्ञान विकसित करे, कौशल दे और जो व्यक्ति है उसको मूल्यवान बनाए और उसके जीवन को बेहतर बनाए। तो ये एक तरीके से आपका जो यहाँ पे प्रश्न है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कि शिक्षा की परिभाषा स्थिर है और सभी संस्कृतियों में इस पर सार्वभौमिक सहमति है। तो ऐसा नहीं है, जो शिक्षा की परिभाषा है वो स्थिर नहीं है। आप जानते ही हैं शिक्षा की परिभाषा अगर हम आपको बताने लगें तो जितने भी विद्वान हैं उसमें अलग अलग सबका मत है। मनोविज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने शिक्षा के बारे में बता रखा है। तो इसका एक हम ये कहेंगे कि सार्वभौमिक सहमति नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक पहलुओं सहित समग्र विकास को बढ़ावा देना है। तो ये सही है कि शिक्षा के माध्यम से जो भी बालक या व्यक्ति होता है उसके अंदर संज्ञानात्मक यानी कि भावात्मक विकास भी किया जाता है, सामाजिक डेवलपमेंट होता है उसका, और भावनात्मक के जितने भी पहलू होते हैं सभी में उसका डेवलपमेंट देखा जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि 21वीं सदी में शिक्षा डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल पर जोर देती है। तो ये आप जानते ही हैं 21वीं सदी में डिजिटल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, सारी चीज़ों को डिजिटल करने का ही प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि आधुनिक भारतीय शिक्षा में पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में पारंपरिक जो यानी कि पिछले या कह लीजिए हिस्ट्री टाइप जो भी आप पता करते हैं या जानकारी लेते हैं वो समाप्त नहीं हुई हैं। आज भी उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं और उनसे अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से रटने पर केंद्रित है। तो ऐसा नहीं है, 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली है वो रटने पर केंद्रित नहीं है। कहीं भी अगर ऐसा निगेटिव वर्ड आ रहा है तो वो आपका वैसे भी गलत रहेगा, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के समान ही संचरित और व्यवस्थित होती है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के समान ही
तो ऐसा नहीं है। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा दोनों अलग अलग कंडीशन हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया गया है, उसमें भी बताया गया है कि कौन अनौपचारिक शिक्षा है, कौन आपका औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा में किस प्रकार से कहाँ से शिक्षा दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा में आपके किस प्रकार से कहाँ से शिक्षा दी जाती है, दोनों में, अनौपचारिक औपचारिक दोनों में। तो ये आपका गलत है, एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग जगहों से शिक्षा मिलती है बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि अनौपचारिक शिक्षा दैनिक जीवन के अनुभवों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा आप जानते ही हैं। अगर बात आ जाए यहाँ पे अब अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो घर पर, यानी कि माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, और जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के समाज के द्वारा आप बहुत कुछ सीखते हैं, और वहाँ से जो आपको सीख मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा में किसी संस्था के द्वारा या स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आपका क्या होता है? औपचारिक शिक्षा। यानी कि स्कूलों या संस्थाओं के माध्यम से आप वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षक के माध्यम से वहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा दैनिक जीवन के अनुभवों को भी ये बताती है, इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे माध्यम बनते हैं जो कि आपको शिक्षित करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित है। तो ये गलत है, और काफ़ी आगे तक ये आपका फैलाव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि मिश्रित शिक्षा पारंपरिक शिक्षा शिक्षण को ऑनलाइन घटकों के साथ में जोड़ती है। तो मिश्रित शिक्षा में आप जानते ही हैं, कुछ हिस्ट्री टाइप क्वेश्चंस हम इसमें जानते हैं, या जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसको भी हम खोज करने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करते हैं, और कुछ जो प्रेजेंट टाइम है या फिर जो आने वाले हैं भविष्य के, सब टाइप के इसमें हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं सबके बारे में हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी चीज़ों पे टिका हुआ है, ऑनलाइन बेस पे भी है, उसको भी ये साथ में जोड़ती है, तो ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि दूरस्थ शिक्षा शिक्षकों और छात्रों के बीच किस प्रकार के आमने सामने बातचीत को बाहर करती है। तो ये गलत है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षकों और छात्रों के बीच में किसी भी प्रकार की आमने सामने बातचीत को ये बाहर नहीं करती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं, जिसको डिस्टेंस लर्निंग मोड बोलते हैं, वो होता है। तो इसमें इस प्रकार का कुछ नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की कक्षाओं में शामिल करने को बढ़ावा देती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो आपके दिव्यांग छात्र होते हैं या जो आपके सामान्य छात्र होते हैं, दोनों को यहाँ पे एक साथ शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि शैक्षिक मानकों और पाठ्यक्रम को विनियमित करने में सरकारी एजेंसियां न्यूनतम भूमिका निभाती हैं। तो ये आपका गलत है, न्यूनतम भूमिका यहाँ नहीं निभाती हैं। शैक्षिक मानदंडों में आपके नियमित और सरकारी दोनों यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रही हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि गैर सरकारी संगठन एनजीओ वकालत और ज़मीनी स्तर की पहल के माध्यम से शैक्षिक विकास में योगदान करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। गैर सरकारी संगठन जो भी एनजीओ वगैरह होते हैं, ये सभी शैक्षिक विकास में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि शिक्षा में सरकार की भूमिका फंडिंग और बुनियादी ढांचे के विकास तक ही सीमित है। तो ये गलत है। शिक्षा में सरकार की भूमिका केवल फंडिंग में या बुनियादी ढांचे तक ही नहीं विकास करता, बाकी ये आगे तक जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि शिक्षा में आदर्शवाद मन आत्मा के विकास पर जोर देती है। तो ये सही है। यहाँ पे शिक्षा जब मिलती है बच्चों को तो उनके अंदर काफ़ी कुछ विकास होता है। केवल उनमें ऐसा नहीं है कि वो केवल व्यवसाय परक बनते हैं, बल्कि वो नैतिक गुणों को भी जानते हैं और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनका मन भी विचलित नहीं होने पाता है किसी भी प्रकार से, वो अपराध की दिशा में नहीं जाते हैं, संयम में रहते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की शिक्षा में प्रकृतिवाद शिक्षक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक आधिकारिक व्यक्ति है जो सीखने को निर्देशित करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रकृतिवाद, इसमें शिक्षा जो है प्रकृतिवाद शिक्षक की भूमिका पर ही केवल ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा नहीं है। और ये कोई आधिकारिक नहीं है व्यक्ति के कि वो केवल उसी पे ही डिपेंड रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि शिक्षा में व्यवहारिकता व्यवहारिक अनुभवों और समस्या समाधान के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देती है। तो ये सही है। यहाँ पे आप जानते हैं कि व्यवहार जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है बच्चों के सीखने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की शिक्षा में मानवतावाद व्यक्तिगत क्षमता और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर देता है। तो मानवतावाद जो है वो उसकी व्यक्तिगत क्षमता को कहीं ना कहीं विकसित करता है और सीखने में या कह लीजिए उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपनी एक भूमिका जरूर निभाता है। तो ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। तो ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि अरबिंदो एक समग्र शिक्षा में विश्वास करते थे जो मानव व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करती है। तो ये सही है, अरबिंदो समग्र शिक्षा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन कठोर अनुशासन और रट कर सीखने पर केंद्रित था। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो रट कर सीखने की प्रक्रिया है इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ये निगेटिव है आपका, तो ये आपका एक नंबर ले डूबेगा। इसलिए आप लोग कभी भी निगेटिव वर्ड्स पर नहीं जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड्स पे जाएंगे, चाहे वो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपका ये डिप्लोमा का एग्ज़ाम हो। तो आप निगेटिव वर्ड छोड़ देंगे। जब आपके क्वेश्चन में निगेटिव पूछा जाएगा तब आप उस पर ध्यान देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन में अगर निगेटिव नहीं पूछा गया है तो आप हमेशा उसका जो जवाब होगा वो पॉजिटिव में देंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के डीएड डिप्लोमा के साथ साथ आप लोगों के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहद काम आने वाले हैं, चाहे वो सीटेट का पेपर हो, चाहे आपके अन्य स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी हो, केवीएस की वैकेंसी हो या DSSB की वैकेंसी हो, सब में आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप लोगों को किसी भी परीक्षा में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि विवेकानंद ने शिक्षा को आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा के साधन के रूप में महत्व दिया है। तो ये सही हो जाएगा आपका, विवेकानंद ने शिक्षा को आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा के साधन के रूप में इसको महत्व दिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि जॉन डेवी ने शिक्षा को एक सामाजिक और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में समर्थन दिया है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस पर विचार केंद्रित करता है कि बच्चे निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि निगेटिव वर्ड्स हम नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में निगेटिव टाइप के पूछे जा रहे हैं तो ही हम निगेटिव वर्ड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं ऐसा नहीं है। आपने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है पूरा, और 4 स्टेज होता है उसमें आप बच्चों के, तो उन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं भी ऐसा नहीं आया हुआ है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि रूसो का मानना था कि शिक्षा को बालक के स्वाभाविक विकास के अनुरूप होना चाहिए। तो ये सही है, जैसे बच्चे हों उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करके ही आप उनका डेवलप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 कि मारिया मॉन्टेसरी ने एक शैक्षिक दृष्टिकोण विकसित किया जो स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और बच्चे के प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक विकास का सम्मान करता है। तो ये सही है। मारिया मॉन्टेसरी ने काफ़ी उन्होंने वर्क किया है। मारिया मॉन्टेसरी यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति की जनक मानी जाने वाली मारिया मॉन्टेसरी जो हैं वो शिक्षा के प्रति काफ़ी एक्टिव थी।
तो उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनको प्रकृति के साथ में अक्सर जोड़ती थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये सही हो जाएगा आपका कि उसमें संविधान में जितने भी नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये आपका सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आज भी शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 भारत के सभी राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम को बढ़ावा देती है। तो ऐसा नहीं है, सभी राज्यों में अलग अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम के द्वारा वहाँ पे पढ़ाया जाता है। NEP 2020 में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसी को सभी जगह पे सभी राज्यों में भेजा जाए, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों का अलग अलग पाठ्यक्रम है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि विद्यालय प्रशासन में विद्यालय के संचालन संबंधी पहलुओं का प्रबंधन शामिल होता है, जिसमें बजट, स्टाफिंग और नीति कार्यान्वयन शामिल है। तो ये सही है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन में ये सभी पहलू को शामिल किया जाता है। उसमें आपके जो बजट होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, जो वहाँ का स्टाफ होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, उसके भी फंड वगैरह दिए जाते हैं, और उसको कैसे चलाना है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं, सभी चीज़ों को वहाँ पे शामिल किया जाता है। आपका ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कि विद्यालय संगठन का तात्पर्य केवल विद्यालय भवनों और कक्षाओं के भौतिक लेआउट से है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, केवल भौतिक और भवनों पर ही सभी चीज़ें निर्भर नहीं होती हैं। जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाया भी जाता है, अच्छी शिक्षा देना ही उस विद्यालय का प्रमुख एम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो जितनी भी सुख सुविधाएँ दी जाएं उसका कोई मतलब नहीं होगा। बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, ना कि भवनों या जो कक्षाएं बनाई जाती हैं उसकी सुख सुविधा को लेने। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्यालय प्रशासन का एक प्रमुख सिद्धांत सभी छात्रों के लिए शिक्षा तक समानता और पहुंच सुनिश्चित करता है। तो ये सही हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि विद्यालय प्रशासन केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा पे ही ध्यान दिया जाए, लगभग विद्यालय प्रशासन सभी चीज़ों पे ध्यान देता है, लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि केवल भौतिक पे ही देखे और बाकी शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर ना देखे। शिक्षा से लेकर के उसको भौतिक चीज़ों पर भी देखना होता है, समान तरीके से उसको सारी चीज़ों पे कार्य करना होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि प्रभावी विद्यालय संगठन के लिए स्टाफ, छात्रों और अभिभावकों के बीच में स्पष्ट संचार माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो ये सही है, अगर आपको विद्यालय अच्छे से चलाना है तो अच्छे स्टाफ होने चाहिए, छात्र भी होने चाहिए, अभिभावक के बीच में समय समय पे वहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उनके साथ में सुगमता से आप अपनी बातों को रख सकें, वो अपनी बातों को रख सकें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि विशेष विद्यालय विशेष रूप से विशिष्ट दिव्यांगता या विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये सही है आपका, क्योंकि विशेष विद्यालय में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी सभी आवश्यकताओं का वहाँ पे ख्याल रखा जाता है। इसके साथ में उसकी जो भवन निर्माण होती है वो भी कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, चाहे वो पैर से चल नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे सीढ़ियाँ वो नहीं चढ़ पाएंगे तो फिर वो ऊपर तक कैसे जाएंगे, या जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वे अपनी कक्षा कक्ष तक कैसे पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हुई रहती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, वहाँ पे सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर भवन निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो समावेशी विद्यालयों का उद्देश्य ये होता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उचित सहायता के साथ में नियमित कक्षाओं में शामिल करना। तो ये आपका सही हो जाएगा कि उनको विशेष जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें आप जानते ही हैं कि दिव्यांग और सामान्य दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, दोनों को एक साथ में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि समावेशी विद्यालय में कम दिव्यांगता वाले छात्रों को ही स्थान दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समावेशी विद्यालय में जो दिव्यांग वाले छात्र होते हैं या कम दिव्यांग वाले छात्र होते हैं उनको ही नहीं, सभी कैटेगरी के बच्चों को वहाँ पे शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 कि विशेष विद्यालयों के संगठन के लिए बाहरी एजेंसियों या विशेषज्ञों के साथ में सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ नहीं लग गया है, वैसे ही गलत है, आवश्यकता होती है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि समावेशी विद्यालय इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि सभी छात्रों को उनकी योग्यता की परवाह किए बिना एक साथ सीखना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते ही हैं समावेशी विद्यालय जो है वो इस विचार को ज़रूर बढ़ावा देता है कि छात्रों की जो आवश्यकता है या योग्यता है उन सभी की परवाह की जाए और उनको शिक्षा दी जाए। योग्यता की परवाह किए बिना का मतलब ये होगा कि बच्चे के केवल एक क्वालिटी को लेकर के आप मत चलिए, उसके सभी चीज़ों को डेवलप करिए। तो उनकी योग्यता को ध्यान में तो रखा जाता है लेकिन किसी एक को नहीं प्रॉपर। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर आचरण बनाएं रखें और शिक्षार्थियों के लिए आदर्श बने। तो ये आपका सही हो जाएगा। उनको ये सिखाना चाहिए कि जितने भी बच्चे हों वो नैतिकता को धारण करें और उसी के अनुसार सारे कार्य करें। अगला क्वेश्चन है 42 कि विद्यालय का प्रमुख सभी छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सही है, क्योंकि विद्यालय के हाथ में ही सारी चीज़ें रहती हैं। अगर वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है तो सभी कार्य वहाँ पे अच्छे से होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 43 कि शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों को भी व्यावसायिक विकास में जुड़े रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक की सकारात्मक विद्यालय संस्कृति और वातावरण को बढ़ावा देने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये गलत है। प्रधानाध्यापक जो होता है वो मुख्य भूमिका में होता है, तो उसको सभी पे नज़र रखनी होती है और सभी चीज़ों का वहाँ पे ख्याल रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी संस्कृति या उसके वातावरण से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। ये निगेटिव आपका यहाँ पे वर्ड है, वैसे भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि शिक्षकों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए जिसमें निष्पक्षता, सम्मान और सत्यनिष्ठा के सिद्धांत शामिल हों। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें शामिल होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर, तभी वो अपने कर्तव्य पे अच्छे से कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कि वार्षिक विद्यालय योजना शैक्षणिक वर्ष के लिए आवश्यक लक्ष्यों, रणनीतियों और संसाधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 47 कि विद्यालय की समय सारणी तैयार करना एक छोटा सा काम है जो विद्यालय के कामकाज को प्रभावित नहीं करता है। तो ये गलत है। उसकी जो समय सारणी होती है ये छोटा काम नहीं है, काफ़ी बड़ा काम होता है, क्योंकि इसी पे निर्भर होता है कि कौन सा शिक्षक किस टाइम में वो बच्चों को जाकर के कौन सी शिक्षा दे रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना है, न कि केवल शैक्षणिक पहलुओं का। तो ये सही है आपका। सभी पहलू पर ध्यान दिए जाते हैं, सभी गुणों पर ध्यान दिए जाते हैं, उनके बच्चों के हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पे नोटिस किया जाता है, सभी का मूल्यांकन यहाँ पे होता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 49 कि CCE में वर्ष भर में किए गए रचनात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है, तो ये आपका गलत है। CCE में रचनात्मक मूल्यांकन शामिल होता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे देखेंगे हमें और कितने क्वेश्चन करने हैं। तो वार्षिक विद्यालय योजना एक लचीला दस्तावेज है जिसे विद्यालय वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं तो उसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि प्रगति रिपोर्ट का उपयोग माता पिता को उनके बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में सूचित करने के लिए बनाया जाता है या दिया जाता है। तो ये चीज़ें सही हैं कि बच्चे भी जाने कि हमारे बच्चे की प्रगति क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 कि संचयी रिकॉर्ड में समय के साथ छात्र के शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के बारे में व्यापक जानकारी शामिल होती है। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 कि केस हिस्ट्री व्यक्तिगत छात्रों की पृष्ठभूमि, चुनौतियों और प्रगति का विस्तृत विवरण है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा है। केस हिस्ट्री में उसका पूरा विवरण दिया जाता है, पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है 54 कि विद्यालय के प्रभावी प्रशासन के लिए विद्यालय रिकॉर्ड का रखरखाव आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है, सभी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं विद्यालय में बच्चों से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कि सटीक और अद्यतन विद्यालय रिकॉर्ड छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सटीक और अद्यतन विद्यालय रिकॉर्ड छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में पूरा निर्णय लेने में मदद करता है कि बच्चा क्या है, कैसे है, आगे क्या करना है। नेक्स्ट है, सॉरी, यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे यानी कि ट्रू फॉल्स वाले, ये सभी आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कराए गए हैं, सॉरी 55 क्वेश्चंस कराए गए हैं। 50 + 5 55 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हैं और कुछ आप लोगों के जो थ्योरी पेपर्स हैं उनसे निकाले गए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ना मत भूलिएगा, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को तैयारी अपनी बेस्ट करनी है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से हमारा ये चैनल है, इसके साथ में जुड़ करके आप स्पेशल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों को PDF अगर प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां से आप लोगों को ये सारे PDF दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और व्यस्त रहने के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें ताकि आप लोगों का आने वाला जो एग्ज़ाम है वो बेटर हो सके। धन्यवाद।